हर साल लाखों छात्र बीपीएससी की परीक्षा देते हैं, पर कुछ गिने चुने ही सफल हो पाते हैं। सवाल ये है कि क्या उनकी मेहनत ज्यादा होती है या उनका तरीका कुछ अलग होता है। मतलब एक गंभीर उम्मीदवार और एक टॉपर के बीच असल में फर्क क्या है। आज हमारे पास एक दस्तावेज है जो एक टॉपर की सोच का, कह सकते हैं, ब्लूप्रिंट होने का दावा करता है। इसका नाम है बीपीएससी टॉपर स्ट्रैटेजी। तो चलिए आज इस ब्लूप्रिंट को खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये सिर्फ मेहनत करने की एक और लिस्ट है या इसमें कामयाबी का कोई गहरा राज छिपा है। हम इसे परत दर परत देखेंगे, हर कदम के पीछे की जो सोच है उसे पकड़ेंगे। बिल्कुल। और ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि रणनीति सिर्फ क्या करना है बताती है या कैसे सोचना है ये भी सिखाती है, क्योंकि असली लड़ाई तो वहीं जीती जाती है। दस्तावेज की शुरुआत ही एक बहुत मजबूत नींव रखने से होती है, जो है सिलेबस को समझना, लेकिन एक खास तरीके से। हाँ, इसका पहला ही कदम कहता है सिलेबस को 3 भागों में तोड़ो। ये सुनने में तो सीधा लगता है, लेकिन दस्तावेज इसे एक स्मार्ट तरीका कहता है। ऐसा क्या खास है इसमें? ये 3 भाग है कौन से? पहला भाग है फाउंडेशन, यानी कि नींव। देखिए, दस्तावेज कहता है कि किसी भी शानदार इमारत के लिए एक मजबूत नींव जरूरी है, और बीपीएससी के लिए ये नींव है एनसीईआरटी की किताबें। अच्छा, एनसीईआरटी। हाँ, कक्षा 6 से 12 तक की इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र और विज्ञान, साथ में बिहार बोर्ड की इतिहास और भूगोल की किताबें भी। इसका मकसद सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि कॉन्सेप्ट्स की एक गहरी समझ बनाना है। मतलब रटना नहीं, समझना। बिल्कुल, ताकि आप सवालों को समझकर जवाब दे सकें, न कि सिर्फ रटकर। ठीक है, तो ये तो हुआ आधार। लेकिन बीपीएससी तो एक राज्य स्तरीय परीक्षा है, तो यहाँ सिर्फ राष्ट्रीय स्तर का ज्ञान तो काफी नहीं होगा। और यहीं पर दूसरा भाग आता है। दस्तावेज ने इसे बहुत सही नाम दिया है, बिहार स्पेशल मास्टरी। मास्टरी? हाँ, और इसे रैंक बूस्टर कहा गया है। ये वो हिस्सा है जो एक औसत उम्मीदवार और एक टॉपर के बीच असल फर्क पैदा करता है। इसमें बिहार से जुड़े हर पहलू पर महारत हासिल करने की बात है। जैसे कि मतलब किन किन विषयों पर खास ध्यान देने को कहा गया है? जैसे बिहार का इतिहास, और इसमें सिर्फ तारीखें नहीं, बल्कि चंपारण सत्याग्रह का राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या असर हुआ, या नालंदा का बौद्धिक विरासत में क्या योगदान था। फिर बिहार का भूगोल, मतलब गंगा और कोसी जैसी नदियां सिर्फ नदियां नहीं हैं, वो बिहार की अर्थव्यवस्था और आपदा प्रबंधन की जीवन रेखाएं हैं। अच्छा। बाढ़ की समस्या, मिट्टी के प्रकार और उनका खेती पर असर, इन सब पर एक गहरी पकड़ बनाने को कहा गया है। यानी बिहार को सिर्फ एक राज्य की तरह नहीं, बल्कि एक जीते जागते, सांस लेते हुए विषय की तरह पढ़ना है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इसी में बिहार की अर्थव्यवस्था, जैसे राज्य का बजट, आर्थिक सर्वेक्षण, और बिहार की राजनीति, पंचायती राज, सामाजिक न्याय का मॉडल, ये सब शामिल हैं। यह हिस्सा आपको उन लाखों उम्मीदवारों से अलग करता है जो सिर्फ सामान्य ज्ञान पढ़कर परीक्षा देने चले आते हैं। और फिर आता है तीसरा और सबसे, कह सकते हैं, अप्रत्याशित हिस्सा, जिसे दस्तावेज गेम चेंजर कहता है, करंट अफेयर्स। ये तो आजकल हर परीक्षा की जान बन चुका है। सही कहा, लेकिन यहाँ भी एक रणनीति है। सिर्फ अखबार पढ़ लेना काफी नहीं है। दस्तावेज पिछले 1 से 2 साल की घटनाओं पर ध्यान देने को कहता है, खास तौर पर सरकारी योजनाएं, महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स, बिहार सरकार की नीतियां और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं जिनका भारत या बिहार पर असर पड़ता हो। ये वो हिस्सा है जो आपकी तैयारी को वर्तमान समय से जोड़ता है और परीक्षक को ये दिखाता है कि आप एक जागरूक नागरिक हैं। तो ये एक तरह से तैयारी का एक त्रिकोण बनाने जैसा है। एनसीईआरटी से नींव मजबूत हुई, बिहार स्पेशल ने उसे एक खास आकार दिया, और करंट अफेयर्स ने उसे आज के समय में प्रासंगिक बना दिया। एक बहुत ही मजबूत और संतुलित रणनीति लगती है। एकदम सही विश्लेषण। तीनों एक दूसरे के पूरक हैं, किसी एक को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो सिलेबस की इस बेहतरीन बनावट को समझने के बाद अगला पड़ाव आता है प्रीलिम्स के बाधा को पार करना। और यहाँ दस्तावेज एक बड़ा ही, कहूंगी, साहसिक फॉर्मूला देता है। स्टेप 2 में लिखा है PYQ इक्वल्स सिलेबस, मतलब पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र ही आपका असली सिलेबस है। ये लाइन, ये इस पूरी रणनीति की आत्मा है। ये उम्मीदवारों को जानकारी के अंतहीन सागर में भटकने से रोकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिलेबस छोड़ दो, इसका मतलब है कि सिलेबस को परीक्षा की नजर से देखो। दस्तावेज कहता है कि पिछले 20 साल के बीपीएससी के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करो। एक मिनट, मुझे यहाँ एक सवाल पूछना है।
दस्तावेज दावा करता है कि 70% प्रीलिम्स का पेपर इसी पैटर्न पर आधारित होता है। ये तो बहुत बड़ा दावा है। क्या इस पर आंख बंद करके भरोसा करना सही है? क्या आयोग अपने सवाल पूछने का तरीका अचानक नहीं बदल सकता? ये रणनीति थोड़ी जोखिम भरी नहीं लगती? बहुत ही जायज सवाल है और यहाँ PYQ को हल करने का मतलब रटना नहीं है, बल्कि उसके पीछे के पैटर्न को समझना है। दस्तावेज एक स्मार्ट तरीका बताता है। पहला, टॉपिक के अनुसार PYQ देखें, मतलब पिछले सालों में पूछे गए सवालों को विषय के हिसाब से छांट लें। अच्छा। दूसरा, दोहराए जाने वाले सवालों और थीम्स को पहचानें। और तीसरा, ये समझें कि स्थायी ज्ञान, जिसे हम स्टैटिक नॉलेज कहते हैं, और करंट अफेयर्स को मिलाकर सवाल कैसे बनाए जाते हैं। तो ये दावा 70% सवाल रिपीट होने का नहीं है, बल्कि 70% पेपर के पीछे की सोच और महत्वपूर्ण क्षेत्रों के वही रहने का है। ये एक तरह से परीक्षा के DNA को समझने जैसा है। प्रीलिम्स की बाधा पार करने के बाद उम्मीदवार उस स्टेज पर पहुंचता है जहां सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि उसे पेश करने की कला परखी जाती है, मेंस परीक्षा। दस्तावेज इस निर्णायक लड़ाई के लिए क्या रणनीति बताता है? स्टेप 3, मेंस आंसर राइटिंग स्ट्रेटजी, इसी पर केंद्रित है और यहाँ अनुशासन की बात होती है। दस्तावेज एक सीधा नियम देता है, रोज GS के 2 प्रश्न और निबंध का 1 पैराग्राफ लिखें। रोज? हाँ, रोज। यह अभ्यास वैसा ही है जैसे कोई संगीतकार रोज रियाज करता है। और सिर्फ लिखना ही नहीं, बल्कि अपने उत्तर को आकर्षक बनाने के लिए डायग्राम और फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया गया है। प्रस्तुति पर इतना जोर क्यों? ज्ञान ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है? ज्ञान तो देखिए सभी गंभीर उम्मीदवारों के पास लगभग बराबर होता है, फर्क प्रस्तुति ही पैदा करती है। सोचिए, परीक्षक को दिन में सैकड़ों कॉपियां जांचनी होती हैं। एक साफ सुथरा पॉइंट्स में लिखा डायग्राम वाला उत्तर पढ़ना उनके लिए कितना आसान होगा। दस्तावेज में उत्तर की एक स्पष्ट संरचना भी दी गई है। हाँ, मैंने देखा। इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, ये तो हम स्कूल से सीखते आए हैं। इसमें नया क्या है? नया है इसके अंदर का नजरिया। इंट्रोडक्शन में सिर्फ परिभाषा नहीं, बल्कि किसी ताजा आंकड़े या रिपोर्ट से शुरू करने की सलाह है, ताकि आपका उत्तर समसामयिक लगे। बॉडी में पैराग्राफ की जगह पॉइंट्स, सब पॉइंट्स, फ्लो चार्ट और मैप्स का इस्तेमाल करने को कहा गया है। और सबसे महत्वपूर्ण है कंक्लूजन। यहाँ सिर्फ सारांश नहीं लिखना है, बल्कि आगे की राह यानी वे फॉरवर्ड बताते हुए एक समाधान उन्मुख निष्कर्ष देना है। ये जो वे फॉरवर्ड लिखने की सलाह है, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या हर सवाल में ये संभव है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उम्मीदवार जबरदस्ती एक सकारात्मक निष्कर्ष जोड़ने की कोशिश में मुख्य मुद्दे से ही भटक जाए? बेहतरीन सवाल, और इसका जवाब है नहीं। वे फॉरवर्ड का मतलब हर बार दुनिया बदलने वाला कोई महान विचार देना नहीं है। इसका मतलब है एक प्रशासनिक अधिकारी की तरह सोचना। अच्छा। अगर सवाल बाढ़ की समस्या पर है, तो निष्कर्ष में आप बता सकते हैं कि सामुदायिक भागीदारी और आधुनिक तकनीक का समन्वय एक बेहतर समाधान हो सकता है। ये दिखाता है कि आप सिर्फ समस्याओं को पहचानते नहीं, उनके समाधान के बारे में भी सोचते हैं। और यही एक ब्यूरोक्रेट का काम है। बिल्कुल। तभी तो दस्तावेज में वो मजेदार लाइन लिखी है, एग्जामिनर इम्प्रेस्ड इक्वल्स एक्स्ट्रा मार्क्स। समझ गई। यह ज्ञान के साथ साथ मानसिकता का भी परीक्षण है, और इसी मानसिकता का सबसे बड़ा परीक्षण होता है निबंध के पेपर में। मेंस का एक बहुत बड़ा हिस्सा। इसके लिए क्या मास्टर प्लान दिया गया है? स्टेप 4 इसी पे है। दस्तावेज पहले से ही कुछ ऐसे मुख्य टॉपिक्स की सूची देता है जिन पर निबंध आने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, जैसे बिहार का विकास, शिक्षा, गरीबी, महिला सशक्तिकरण। मतलब सामाजिक मुद्दे। हाँ, सामाजिक मुद्दे। और इनके अलावा लोकतंत्र और संविधान और पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी जैसे सदाबहार विषय। और लिखने का भी कोई खास फॉर्मूला है? हाँ, एक बहुत प्रभावी फॉर्मूला है। निबंध की शुरुआत किसी कहानी या कविता की पंक्ति से करें, ताकि पाठक का ध्यान खींचे। फिर विषय की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताएं। इसके बाद वर्तमान परिदृश्य, चुनौतियां और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर विस्तार से चर्चा करें। फिर अपने रचनात्मक सुझाव दें और अंत में एक दूरदर्शी पंक्ति, एक विजनरी लाइन के साथ निष्कर्ष निकालें। वाह। और फिर आता है आखिरी पड़ाव, अंतिम बॉस बैटल, इंटरव्यू। दस्तावेज इसे 12 मार्क्स का बूस्टर कहता है। ये वाकई किसी की भी रैंक को अर्श से फर्श पर ला सकता है। इसकी तैयारी का क्या तरीका बताया गया है? स्टेप 5 इंटरव्यू की तैयारी के लिए 3 मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान देने को कहता है। पहला, बिहार के हालिया करंट अफेयर्स। दूसरा, आपकी अपनी शैक्षिक पृष्ठभूमि और हॉबी। और तीसरा, नैतिकता और प्रशासन से जुड़े
स्थिति आधारित सवाल, जिन्हें सिचुएशनल क्वेश्चंस कहते हैं। जैसे अगर आप एक जिले के डीएम हैं और दंगा भड़क गया है, तो आपका पहला कदम क्या होगा? इन सवालों का कोई सही या गलत जवाब तो होता नहीं, तो फिर परीक्षक क्या देखता है? वो आपका दृष्टिकोण देखते हैं, दबाव में निर्णय लेने की क्षमता और आपके मूल्यों को। इसीलिए दस्तावेज बोलते समय 3 चीजों पर जोर देता है। शांत रहें, तार्किक जवाब दें और सबसे महत्वपूर्ण, ईमानदार रहें। ईमानदार? हाँ, ऑनेस्ट। अगर आपको किसी सवाल का जवाब नहीं पता तो विनम्रता से स्वीकार करना गलत जानकारी देकर ब्लफ करने से लाख गुना बेहतर है। सही बात है। यह आपके आत्मविश्वास और चारित्रिक मजबूती को दिखाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, एक बहुत ही अनुशासित और कठिन दिनचर्या की मांग करती है। ये सब करने के लिए एक टॉपर की रोज की जिंदगी दिखती कैसी है? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। बिना रूटीन के ये सब असंभव है। स्टेप 6 में 6 से 8 घंटे का एक डेली स्टडी प्लान दिया गया है, जो बहुत ही संतुलित है। देखिए, 2 घंटे स्थायी विषयों के लिए, फिर 2 घंटे पूरी तरह से बिहार स्पेशल के लिए। ये दिखाता है कि इस पर कितना जोर है। और बाकी के 4 घंटे? 1 घंटा करंट अफेयर्स, 1 घंटा PYQ अभ्यास, 1 घंटा उत्तर लिखने का अभ्यास और 1 घंटा, जो शायद सबसे जरूरी है, रिवीजन के लिए। रिवीजन? हाँ, मुझे लगता है ये सबसे उपेक्षित हिस्सा है। हम सब नई चीजें पढ़ने की होड़ में रहते हैं और जो पढ़ा है उसे भूलते जाते हैं। ये वैसा ही है जैसे आप एक बाल्टी में पानी भर रहे हैं जिसमें पहले से ही एक छेद है। रिवीजन उस छेद को बंद करने का काम करता है। और एक 90 दिनों का रैंक बूस्टर सुपर प्लान भी है। ये शायद परीक्षा के नजदीक आने पर गियर बदलने जैसा होगा। बिल्कुल, ये एक स्प्रिंट है। पहले महीने में NCERT और बिहार के स्टैटिक विषयों को पूरा करना, दूसरे महीने में करंट अफेयर्स और PYQ पर हमला करना और तीसरे महीने में सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट्स और गहन रिवीजन। ये आपकी तैयारी को युद्ध स्तर पर ले जाने की योजना है। अच्छा, अब हम उस हिस्से पर आते हैं जिसका मुझे सबसे ज्यादा इंतजार था, टॉपर्स के सीक्रेट ट्रिक्स। दस्तावेज के इस पिटारे से आखिर कौन से जादुई नुस्खे निकलने वाले हैं? जी, ये कोई जादू नहीं बल्कि पूरी तैयारी का सार है। पहला ट्रिक है एक क्रम का पालन करना। सिलेबस, PYQ, नोट्स, रिवीजन। ये ज्ञान को प्रोसेस करने की एक असेंबली लाइन है। पहले समझो क्या पढ़ना है, फिर देखो पूछा क्या जाता है, उसके आधार पर नोट्स बनाओ और फिर उसे बार बार दोहराओ। दूसरा ट्रिक है छोटे और क्रिस्प नोट्स बनाना। ये क्यों जरूरी है? विस्तार से लिखे नोट ज्यादा अच्छे नहीं होते। देखिए, परीक्षा से एक दिन पहले आप 500 पेज की किताब नहीं पढ़ सकती जी। लेकिन 20 पेज के अपने हाथ से बने नोट्स जरूर पढ़ सकती हैं। छोटे नोट्स एक्टिव रिकॉल में भी मदद करते हैं। अच्छा। तीसरा है मॉक टेस्ट जरूर देना। ये सिर्फ ज्ञान की जांच नहीं है, ये समय प्रबंधन और दबाव को झेलने की कला सीखने का सबसे अच्छा तरीका है। और आखिरी 2 ट्रिक्स बहुत व्यावहारिक लगते हैं, डायग्राम और मैप का अभ्यास और बिहार से जुड़े तथ्य याद रखना। पर इतने सारे आंकड़े और फैक्ट्स को कोई कैसे याद रखे? अभ्यास से। जैसे अगर आप बिहार में बाढ़ की समस्या पर उत्तर लिख रहे हैं, तो सिर्फ लिखने के बजाय बिहार का एक छोटा सा नक्शा बनाकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को दिखा दें। ये आपके उत्तर का वजन 10 गुना बढ़ा देगा। और बिहार से जुड़े तथ्य? जैसे लिंगानुपात, साक्षरता दर, ये आपके उत्तरों में प्रामाणिकता लाते हैं। इन्हें याद रखने के लिए निमोनिक्स या फ्लैश कार्ड जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर इसकी रणनीति का जो सार है वो इसकी आखिरी पंक्ति में छिपा है। रीड लेस, रिवाइज मोर, प्रैक्टिस डेली। यानी कम पढ़ें, ज्यादा दोहराएं और रोज अभ्यास करें। ये सिर्फ एक सलाह नहीं है, ये तैयारी के पूरे दर्शन को ही बदल देता है। बिल्कुल, ये रणनीति हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में बदलने का तरीका है। ये बताती है कि सिर्फ घंटों तक पढ़ते रहना काफी नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आप सही चीज पढ़ें, उसे याद रखें और उसे प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर पाएं। ये दस्तावेज ये तो बहुत अच्छे से बताता है कि क्या और कैसे करना है, लेकिन एक सवाल मेरे दिमाग में अब भी घूम रहा है। कोई भी उम्मीदवार महीनों और सालों तक इस कठिन, लगभग रोबोटिक दिनचर्या के लिए वो मनोवैज्ञानिक अनुशासन कहाँ से लाता है? मतलब वो क्यों क्या है? नौकरी पाने के लक्ष्य के अलावा वो कौन सी भीतरी प्रेरणा है, वो कौन सी आग है जो किसी को इस एकाकी और थका देने वाली प्रक्रिया से गुजरने की ताकत देती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर विचार किया जा सकता है।